बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर मिला। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक को बाधित करने की साजिश रची गई थी। लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस टीम ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया है। तो मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। रेलवे पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। रुड़की में मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली एलपीजी गैस सिलेंडर मिला है। साजिश के तहत रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक पर नहीं थी और जानकारी पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया। तो रुड़की के पास ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली सिलेंडर मिला है। इसकी जानकारी मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी। अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिलेंडर को हटाया। रेलवे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर पड़ा हुआ मिला। खाली एलपीजी गैस सिलेंडर यहां पर पड़ा हुआ था और ट्रेन को डिरेल करने की साजिश यहां पर देखने को मिली। तो लक्सर रेलवे टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश यहां पर रची गई। अब देखिए, रुड़की शहर का मामला है, जहां ढंढेरे फाटक के नजदीक एक रेलवे ट्रैक हो। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर, यानी वहां रेलवे जो पटरी रेल थी उसको नीचे उतारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वहां जो जीआरपी की टीम थी मौके पर पहुंची है। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई मालगाड़ी नहीं आई, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। और अभी इस पूरे मामले में सिविल लाइन कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यानी कह सकते हैं कि पहले भी हम इस तरह के कई मामले देखे हैं, जहां पर जो कोई अराजक शख्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि जो रेलवे ट्रैक है रुड़की और लक्सर के बीच में ढंढेरा फाटक पड़ता है, वहां का ये पूरा मामला है। जी संजय, वहीं अगर बात की जाए तो ये पहला मामला नहीं है। देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई बार अलग अलग प्रयास यहाँ पर किए गए और कई बार तो ऐसी स्थितियाँ बन गई कि एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। अब ऐसे में जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो जाँच पड़ताल है उसमें जुटा हुआ है। तो क्या माना जा सकता है कि किस तरह के कदम अब रेलवे प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए साहिल, देश भर में हमने देखा है कि रेलवे ट्रैक को किसी न किसी रूप में बाधित करने की साजिश है वो लगातार देखी जा सकती है। और अब उत्तराखंड में जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों को चौंका दिया है। और इसकी जिस तरह सूचना मिली उसी दौरान अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां से सिलेंडर हटाया गया है। हालांकि रेलवे पुलिस पूरी तरीके से मामले की जांच रही है, क्योंकि लगातार देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता, रेलवे ट्रैक से जो अब रेल थी वो उतर जाती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि पूरी तरीके से वहां पर आसपास की जो सीसीटीवी है, आसपास जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जांच में किस तरह से क्या निकलकर सामने आता है। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज उत्तराखंड सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, तो अपनी मां से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। हिमालयन हॉस्पिटल में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां एडमिट है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपनी मां से भी मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उनकी मां को हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमालयन अस्पताल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां एडमिट है और आज सीएम उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है। उनकी मां की तबीयत भी खराब है, हिमालयन अस्पताल में वो एडमिट हैं। उनसे मुलाकात करने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
अब बिल्कुल देखिए साहिल, कहीं ना कहीं आज प्रदेश मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का भी है और देहरादून का भी, यानी कि उत्तराखंड का देहरादून आप पहुंचेंगे और वजह है कि उनकी माँ एडमिट है, एम्स में भर्ती कराई गई थी, दवाई भर्ती कराई गई थी और अब हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराई गई है। उनका हाल चाल लेने के 12:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे और वो अपनी माँ का हाल चाल लेंगे। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तकरीबन 3:10 पर दिल्ली पहुंचेंगे वो, जहाँ पे वो आज बैठक होगी उत्तर प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव लेकर, और मंथन होगा कि कौन से प्रत्याशियों का चयन किया जाए, कौन से प्रत्याशियों का चयन नहीं किया जाए। नंदन, वहीं अगर बात की जाए तो क्या उत्तराखंड पहुंचकर केवल अपनी मां से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद वापस लौट आएंगे, या और भी कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है उत्तराखंड में? नहीं साहिल, अभी फिलहाल अपनी माँ से मिलने ही वो केवल जा रहे हैं उत्तराखंड, देहरादून जा रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ स्वस्थ है और अस्पताल में भर्ती है। जिनका हाल चाल लेने और देखने को जानने के लिए वो देहरादून में हाल चाल लेने डॉक्टरों से विनती करेंगे, आदेश देंगे कि किस तरीके से उनकी माँ करते करते इलाज किया जाए। इसके बाद वो जल्दी से वहां पर नंदन, हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी मां की पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि सेहत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल देखिए साहिल, एज मन की माता जी की हो चुकी है और जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें उनको होती है और बीमारी का इलाज चल रहा है। इससे पहले बीमार हुई थी तो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद वो घर आ गए थे, लेकिन फिर से अचानक उनकी तबियत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि अभी हालात उनकी तबियत स्थिर है, जिसका हालचाल लेने के मुख्यमंत्री खुद वहाँ जा रहे हैं, अपनी माँ का हालचाल जानने जा रहे हैं। इसके बाद से वहाँ पे डॉक्टरों को निर्देश देंगे और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करेंगे, क्या क्या समस्या है, किस तरीके से इसका निराकरण किया जाए। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकल गया है। विजयदशमी के पावन पर्व पर यह शुभ मुहूर्त निकाला गया। तो 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। अन्नकूट पर्व के साथ ये कपाट बंद होंगे। तो उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त निर्धारित हो गया है। धार्मिक स्थल जो लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है, हर साल शीतकालीन मौसम के लिए बंद कर दिया जाता है। इस साल गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व और गोवर्धन पूजा के दिन अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:14 पर बंद होंगे। तो कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा मुखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। मुखवा गांव में स्थित मुखीमठ मां गंगा का शीतकालीन निवास है। तो कपाट बंद होने के अगले दिन 3 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर मां गंगा की डोली मुखवा पहुंचेगी। यहाँ आगामी 6 महीनों तक मां गंगा अपने भक्तों को दर्शन देंगी। तो गंगोत्री धाम हर साल अप्रैल मई में फिर से खोला जाता है, जब मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन निवास से वापस गंगोत्री आती है। आप श्री प्रमुख साहब की गरिमामय उपस्थिति, सभी तीर्थ पुरोहितगण, मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में आज माँ यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें माँ यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट। वहीं 4 नवंबर सुबह 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद होंगे। 20 नवंबर को मद महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे और ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ डोली पहुंचेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 4 नवंबर सुबह 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद होंगे। 20 नवंबर को मद महेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ डोली पहुंचेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 4 नवंबर को सुबह 11 बजे तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं 20 नवंबर को मद महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे। तो उत्तराखंड का काफी ज्यादा प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, और 4 नवंबर सुबह 11 बजे उसके कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो 20 नवंबर को मद महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ डोली पहुंचेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
उधर हरिद्वार जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया। एसएसपी हरिद्वार कैंप कार्यालय में इसको लेकर मीटिंग हुई, तो मीटिंग में एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ मौजूद रहे। जिले के हर थाना क्षेत्र की घटनाओं की रिपोर्ट ली गई और कैदियों की तलाश के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। हरिद्वार जिला कारागार से एक कुख्यात कैदी फरार हुए। कैदी प्रवीण वाल्मीकि और एक अन्य विचाराधीन बंदी की जल्द तलाश के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। तो जिलाधिकारी और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद एसआईटी का गठन किया है। कैंप कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कुछ अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भी हिस्सा लिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फरार कैदियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीओ सदर जितेंद्र मेहरा की अगुवाई में 10 टीमों का गठन किया है। एसआईटी का पर्यवेक्षण एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार को सौंपा गया है, जो इन टीमों की प्रगति पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि फरार कैदी जल्द से जल्द फिर से सलाखों के पीछे हों। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फाँकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं। दो बंदी हैं, एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया। उधर हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज हो गया है। त्योहारी सीजन को लेकर यह अभियान तेज किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली प्रभारियों को पूछताछ और सत्यापन के आदेश दे दिए गए हैं। अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। तो हरिद्वार में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस का सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में गहन पूछताछ और सत्यापन करें। इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उनकी हर गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुरक्षा से निपटा जा सके। उधर लक्सर के केवलपुरी गांव में देव स्थान पर प्रसाद चढ़ाने को लेकर गांव के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई। तो कोतवाली पहुंचे पीड़ित लोगों का कहना है कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी रायसी चौकी इंचार्ज ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आरोपी हाथ में तमंचा लिए साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़े की एक हमारे को सूचना मिली थी, उसमें हम लोगों को तहरीर मिली थी जिसपे मुकदमा दर्ज हो गया था। इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए हम लोगों ने एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था तथा उनके जो लोग हैं उनको हम लोगों ने अरेस्टिंग करी थी। उनसे हमें एक तमंचा भी बरामद हुआ है और उनको हम लोगों ने साजिश। सुबह बच्चे जो देतों पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गए, सोम के दोनों लड़कों ने उन्हें किनारे मारपीट की सर, उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया। और जो फिर दूसरी बात, सोम के हाथ में सुआ था, उसके लड़के के हाथ में कटर था और एक लड़के के हाथ में कट्टा था रिवाल्वर सर। उनकी सारी वीडियो बना के हमने रख रखी है। जब हम इधर से सब पहुंचे तो हमारे साथ भी हत्यापई की
वो ट्रैक्टर स्टार्ट करके या पब्लिक के ऊपर चढ़ाना चालू कर दिया सर उन्होंने। और देवस्थान पर भी, देवस्थान पे जाने से मना करते हैं। आज की पहली बात नहीं कि फिर ही लफड़ा हो चुका है जी उस देवस्थान पे। गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, गिरफ्तारी एक की हो चुकी, 2 प्रसाद चढ़ाना गए थे, उनके साथ में बदतमीजी हुई है। एप्लीकेशन दी रायसी चौकी में, आज तक कोई कार्रवाई, 2-3 कांड हो लिए रायसी इंचार्ज साहब ने हमारे साथ में, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं की। आगे बढ़ते हैं। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। भट्टीपुर के पास ये सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई, तो हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लक्सर से हरिद्वार जाने वाले रोड पर भट्टीपुर के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें आमने सामने से आ रही ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ऑटो और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेता रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के नाम से रजिस्ट्री जमीन को नैनीताल में जब्त कर लिया गया। दरअसल उत्तराखंड सरकार कृषि भूमि को बाहरी लोगों के अधिग्रहण से बचाने के लिए एक सख्त कानून पर विचार कर रही है। इसको देखते हुए नैनीताल के जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड जमीन पर कार्रवाई की है। तो भानवी सिंह इस समय राजा भैया से अलग रह रही हैं। दोनों के बीच तलाक का केस भी चल रहा है। तो नैनीताल में उनकी आधा हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जब्त कर ली गई है। वहीं राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि उत्तराखंड के कानून के अनुसार कृषि के लिए खरीदी गई ज़मीन का इस्तेमाल 2 साल के अंदर उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वेक्षणों से पता चला है कि 2006 से इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं हुई है, जिसके कारण हमें संपत्ति को सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। तो खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू भी किया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिली थी, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि ये लड़कियां अलग अलग स्थानों से दिल्ली पहुंची थी और नौकरी दिलाने के बहाने यहां लाई गई थी। क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया, उसमें जो हमारी STU टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियाँ अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुँची थी वहाँ पर 2, और इसके बाद वहाँ पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको एक 2 और लोग थे, उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूँकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे डर के मारे तीनों जो बालिकाएं थी वो वहाँ से निकल गईं और पुलिस के पास पहुँची थी। और पुलिस ने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वहाँ के जो इंस्पेक्टर द्वारा पूरी जानकारी उपरांत इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया था और इस पूरे समस्त चीज़ों में 2 लोग की संलिप्तता प्रकाश में आई थी, जहाँ पर बच्चियाँ थीं। उन 2 लोग को इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां मुख्य अग्नि अधिकारी ने रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान फायर स्टेशन पर कई खामियां मिली, जिसके बाद CFO ने फायरमैन की जमकर फटकार लगाई। बता दें कि CFO अभिनव त्यागी अचानक फायर स्टेशन के निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। CFO अभिनव त्यागी ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए ताकि घटना के दौरान समय पर मौके पर पहुंचा जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन को लेकर शहर और देहात क्षेत्रों के सभी पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक की जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।
देखिए, हमने जितने भी संवेदनशील स्थल हैं, चाहे बाज़ार हो, चाहे पटाखा मार्केट हो, चाहे हमारी फैक्ट्रियाँ हों, हमने सभी के साथ एक विशेष बैठक की है, चल रही है लगातार। पटाखे वालों के साथ और मार्केट वालों के साथ हमारी हो चुकी है, और जो भी संवेदनशील स्थल हमें लगते हैं, सभी के साथ बैठक की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि दिवाली के मद्देनज़र आपको कैसे और चीज़ें सुधारनी है, जो आपके यहाँ इक्विपमेंट है उनको कैसे आपको हेल्दी कंडीशन में रखना है, उनका चलाने का तरीका और सब चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं लगातार। साथ साथ ही आज निरीक्षण था रुड़की फायर स्टेशन का, तो अपने जवानों की तैयारी देखने में आया था। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं, वो बताया गया है इनको, और ये सुधारेंगे उसको। और दिवाली के लिए फायर सर्विस पूर्णतः तैयार है। उधर काशीपुर में जीबी पंत कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुए और स्कूल परिसर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि विद्यालय में बच्चे भी मौजूद थे। शिक्षा के मंदिर में वायलेंस की घंटी खूब बजती हुई दिखाई दी। दो पक्षों की लड़ाई में विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। विद्या का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की घटना शर्मसार करने वाली है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंध लंबे वक्त से चल रहा विवाद रहा। पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और स्कूल परिसर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जबकि विद्यालय में छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। वही मामले में दोनों पक्ष ने कोतवाली में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की। दरअसल आरोप है कि गुड़िया परिवार के कुछ लोग स्कूल के टाइम पर स्कूल के अंदर आ गए और वहां के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ बदतमीजी की, साथ ही जमकर मारपीट भी की गई। घटना के बाद सूचना 112 पर दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद दोनों पक्षों ने तहरीर दी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस मामले को लेकर शहर में एक अजीब तरह की हवा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के स्कूल की प्रॉपर्टी में आने वाली दुकान और यहाँ के पैसों पर नजरें हैं। इस वजह से विवाद चल रहा है। लालची लोग स्कूल के भविष्य और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने कब्जे से लेकर अपने मनमानी तरीके से संचालित करना चाहते हैं। हालांकि जनतंत्र टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, जरा आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय है, जो हमारे विद्यालय की भूमि पर ही बना हुआ है। वहाँ प्राइवेट फीस ली जाती है, तो इस विद्यालय को धीरे धीरे बंद करके इसको पूरा चंद्रावती करने का प्रोग्राम है। और मैं गरीब बच्चे जो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल सुबह 7:30 बजे मैं विद्यालय जब आया तो गेट पर 2 गनमैन खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आपको किसने बुलाया? मैंने तो बुलाया नहीं है, विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा ही बुलाया जाएगा किसी व्यक्ति को। तो जो हमारी भंग प्रबंध कार्यकारिणी है, जिसका फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया है, उसने कहा कि ये हमने लगाया है। और हमारे विद्यालय के 2 गेट हैं, दोनों गेट अंदर से ताला लगा दिया गया। उसकी चाबी डॉक्टर नीरज आत्रे ने अपने हाथ में ले ली और मेरे साथ, मेरे यहाँ एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी के साथ मारपीट की। जब मैं उसकी वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन के फेंक दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ मुझे इतनी बुरी तरीके से घेरा था, मैं निकल भी नहीं सकता था। वो तो सारे विद्यालय के बच्चों ने देखा, वो जब दौड़े हैं, उन्होंने शोर मचाया है, तब मैं उनके चंगुल से छूट पाया। और मैं जब निकल के गेट पर आया तो गेट में अंदर से ताला लगा था। जब वो सोनू से मारपीट कर रहे थे तो मैंने 112 को फ़ोन कर दिया था। गेट पर मैं बाहर आके खड़ा हुआ हूँ, तो गेट पर आकर के भी इन्होंने दोबारा से मारपीट करने का मुझसे प्रयास किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।